नमस्कार मित्रों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर। अपनी शिक्षण विधियों की जो टेस्ट सीरीज़ क्लास चल रही है और इस क्लास के अंदर 4 जो क्लासेज है वो पहले मैंने अपलोड कर दी है, जिसके अंदर मैं एक सीक्वेंस में काम कर रहा हूं। जैसे पहले आपने भाषा की प्रकृति देखी है, दूसरे में अपने गद्य शिक्षण देखा है, फिर पद्य शिक्षण देखा है, व्याकरण शिक्षण देखा है और आज जो है अपना रचना शिक्षण है। भाषा के अंदर जो रचना शिक्षण है वो क्या है क्या नहीं है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। मैं पहले से बता दूं, रचना शिक्षण है, इसके अंदर बहुत सारी शिक्षण विद्या हैं, तो इसको 2 पार्ट के अंदर में आपके सामने लेके आऊंगा। आज जितनी हो सकेगी उतनी आज करेंगे और अगला पार्ट है वो जल्द ही इसके बैक टू बैक है वो अपलोड कर दूंगा। ये जो क्लास है रीड के लिए स्पेशल रूप से तैयार है, जिसमें हिंदी के अंदर लैंग्वेज भले सेकंड हो फर्स्ट हो, ज़्यादातर फर्स्ट ही होती है, उसके अंदर शिक्षण विद्या जो पूछी जाती है वो आपके कारगर साबित होगी। देखो, रचना का अर्थ क्या होता है? रचना का अर्थ होता है सजाना या संवारना। किसी भी माध्यम से, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचारों की कलात्मक एवं व्यवस्थित अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? रचना कहते हैं। रचना किसे कहेंगे? कोई भी अपने जो विचार हैं, विचारों को कलात्मक या व्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त करना। अभिव्यक्त 2 तरीके से किया जा सकता है, या तो लिखित रूप में करेंगे या फिर मौखिक रूप में करेंगे। तो रचना है दोनों तरीके से होती है, मौखिक भी होती है और लिखित भी होती है, परंतु व्यवस्थित और कलात्मक रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर जब किया जाता है उसे ही रचना कहते हैं। रचना है 2 प्रकार की होती है, यहाँ लिख रखा है मौखिक रचना और दूसरी होती है आपकी लिखित रचना। मौखिक रचना लिखित रचना का आधार होती है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखोगे। मौखिक जो रचना होती है लिखित रचना का आधार होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि मौखिक रचना है वो पहले होती है ना। मौखिक रचना है तो लिखित रचना करने में आसानी होती है। रचना शिक्षण के उद्देश्य क्या है? तो सभी के अंदर हमने देखा है, तो उद्देश्य के अंदर से क्वेश्चन है पुटअप होते हैं, इसलिए उद्देश्य भी अपन यहाँ से देख लेते हैं। रचना शिक्षण के उद्देश्य है विद्यार्थियों में विचारों को क्रमबद्ध करने की क्षमता का विकास करना, विद्यार्थियों में शुद्ध भाषा तथा सर्वमान्य भाषा के प्रयोग की आदत का विकास करना, विद्यार्थियों में अवसरानुकूल शब्दावली का प्रयोग करने की आदत का विकास करना। अब देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन है, विद्यार्थियों में अवसरानुकूल है शब्दावली का प्रयोग है करना, किसके तहत सिखाया जाता है? तो रचना शिक्षण के तहत सिखाया जाता है। विद्यार्थियों को मौलिक अभिव्यक्ति का विकास करना, मौलिक जो अभिव्यक्ति है उसका विकास करने के लिए रचना शिक्षण, क्योंकि रचना करेंगे तभी मौलिक जो अभिव्यक्ति है वही अभिव्यक्त कर पाएंगे। विद्यार्थियों के में निरीक्षण, तर्क, कल्पना शक्ति का विकास करना। अब देखो, रचना शिक्षण की विधियां हैं, किस किस प्रकार से रचना शिक्षण है करवाई जा सकती है। बच्चों के अंदर रचना का जो भाव है वो प्रकट किया जा सकता है, रचना का विकास है वो किया जा सकता है। तो पहली जो विधि है आपके सामने वो है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि है, इसके अंदर क्या है? ये रचना शिक्षण की प्राचीनतम एवं सर्वाधिक प्रचलित विधि है। इस विधि में मौखिक रचना की जाती है। प्रश्नोत्तर विधि में कौन सी रचना की जाती है? रचना 2 प्रकार की कही है, मौखिक भी होती है और लिखित होती है, जबकि प्रश्नोत्तर विधि जो है इसके अंदर मौखिक रचना की जाती है और इसके बाद लिखित रचना करने को कहा जाता है। अब देखो, पहले मौखिक होगी और मौखिक रचना के आधार पर ही लिखित रचना करने को कहा जाता है और रचना में होने वाली त्रुटियों को बाद में ठीक कराया जाता है। इसमें छात्र व अध्यापक दोनों सक्रिय रहते हैं और आपको ध्यान रखना चाहिए, जब छात्र सक्रिय होते हैं तब समझ लेना चाहिए आपकी जो विधि है ना वो कैसी है? मनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है ना, ध्यान रख लेना चाहिए। छात्र जब एक्टिव है तो वो आपकी मनोवैज्ञानिक विधि है, तो ये भी एक किस प्रकार की विधि है? आपके मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें प्रश्न अध्यापक के द्वारा इस क्रम में पूछे जाते हैं कि छात्रों को संबंधित विषय पर क्रमबद्ध रूप से विचार
प्रकट करने का अवसर मिलता है। रचना शिक्षण की उपयुक्त विधि है। अब देखो इसके अंदर है अध्यापक के द्वारा इस प्रकार से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, सीक्वेंस के अंदर पूछे जाएंगे, ताकि बच्चे जो है पहले तो इसमें कह भी रखा है कि आपकी मौखिक रचना पहले होगी, तो अध्यापक के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाएंगे और छात्र है उनका जवाब देंगे और फिर उन्हीं के आधार पर है वो क्या करेंगे, आपकी लिखित रचना कर देंगे। तो ये थी आपकी प्रश्नोत्तर विधि। इसमें ध्यान ये रखोगे, प्रश्नोत्तर विधि के अंदर क्या होता है, पहले मौखिक रचना की जाती है, उसके बाद में लिखित रचना करने को अध्यापक उनको कहता है और रचना के अंदर जो भी त्रुटि रह जाती है उसको बाद में ठीक करवाया जाता है। यही प्रश्नोत्तर विधि है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गई होगी। फिर अनुकरण। अनुकरण विधि क्या है, तो अनुकरण तो सभी समझते होंगे यदि आप पढ़ते ही हैं साइको। तो अनुकरण का अर्थ होता है इमिटेशन, ठीक है ना। इमिटेशन क्या होता है, कह दे साधारण भाषा में तो नकल। अनुकरण का अर्थ ही होता है नकल। अब इसके अंदर क्या कहा गया है देख लेते हैं अपन। अनुकरण मनुष्य के जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। व्यक्ति अपने जीवन में सबसे अधिक अनुकरण द्वारा ही सीखता है, भले ही वह लेखन हो या उच्चारण। तो इसमें सीधी सी बात है, पर अनुकरण है वो कितने प्रकार से, रचना में अनुकरण है ना वो कितने प्रकार से होता है वो भी अपन इसमें देख लेते हैं। अब देखो रचना में अनुकरण और लेखन में अनुकरण ये किस प्रकार से है इसको देख लेते हैं थोड़ा। बच्चों को कक्षा में होली का लेख लिखवा कर व सिखाकर घर पर दीपावली का लेख लिखने को ये कहा जाए तो ये एक रचना में क्या है, अनुकरण है। रचना में अनुकरण वो होगा, पहले है कोई भी जैसे रचना करवानी है तो उसका फॉर्मेट है वो बता दिया जाता है और उसी फॉर्मेट पर, मैं कह रहा हूँ फॉर्मेट का अर्थ है प्रारूप। यहाँ पर प्रारूप क्या दिखाया गया है कि ये दीपावली होली का लेख है, बच्चों को लिख कर दे दिया है, पहले लिखवा दिया है अध्यापक के द्वारा और उसके बाद में इनसे संबंधित ही जैसे होली का लेख लिखा जाता है वैसे ही दीपावली का लेख लिखा जाएगा, रूपरेखा उसी प्रकार से बनेगी। तो इस प्रकार से पहले से कुछ उनको सुझाकर नई रचना करवाई जाती है, वो रचना में अनुकरण कहलाता है। इसमें छात्र की भाषा तो अपनी होती है, देखो भाषा है ना छात्र की अपनी होगी। देखो दीपावली और होली पर भाषा तो खुद की होगी, लेकिन इसमें शैली जो है ना वो आदर्श रचना पर निर्भर रहना पड़ता है। शैली कौन सी, लिखने की जो कला है, लिखने की जो स्किल्स है, लिखने की जो रूपरेखा है ना वो है आदर्श, कहने का अर्थ जो अध्यापक ने लिखवाई है उस पर निर्भर रहता है। उच्च कक्षाओं है तो ये उपयोगी है। फिर लेखन में अनुकरण। लेखन में अनुकरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे आप। लेखन में अनुकरण दो प्रकार से होता है, एक तो रूपरेखा अनुकरण और एक स्वतंत्र अनुकरण। रूपरेखा अनुकरण तो पहली कक्षा के अंदर एलकेजी यूकेजी जब होती है, एलकेजी के अंदर इसके अंदर सिखाया जाता है। जैसे बच्चा पहली बार स्कूल आता है तो उसको ये के लिख कर दिया जाता है और फिर है वही बच्चा क्या करेगा, उसके ऊपर इसी प्रकार से के लिखने की कोशिश करेगा। तो ये तो हो गया रूपरेखा अनुकरण। रूपरेखा अनुकरण के अंदर बालक को पहले जो भी रचना करनी होती है उसको है आदर्श रचना पर पूर्णतः वो निर्भर रहता है, ठीक है। आदर्श बोले तो अध्यापक के द्वारा लिखी गई रचना। उसके बाद में है स्वतंत्र अनुकरण। क्या होता है, शिक्षक है श्यामपट्ट पर अक्षर लिखता है एवं बच्चे उसको देखकर स्लेट या कॉपी पर उस अक्षर को स्वतंत्र रूप से लिखता है, वही आपकी क्या है, स्वतंत्र अनुकरण है। स्वतंत्र अनुकरण वो होगा कि बालक है जिस प्रकार से लिखा गया उसी प्रकार का उसी आरेख पर काम तो नहीं करेगा, परंतु बालक जो लिखा गया है उसको देखकर है अपनी लिखावट में लिखेगा, है ना। लिखावट अपनी होगी, स्किल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लिखावट अपनी होगी। और जबकि यहाँ पर लिखावट किसकी है, जिसके द्वारा लिखी गई मतलब अध्यापक की है। और यहाँ पर वो अपना चाहे तो के को इस प्रकार कर सकता है, के को और कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख सकता है, और के को यूं करके यूं भी कर सकता है, किसी प्रकार से लिख सकता है। तो यह आपकी स्वतंत्र अनुकरण हो गया है।
और ये जो स्वतंत्र अनुकरण है ये प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। देखो लेखन में हो गया है, अनुकरण हो गया, और रचना में अनुकरण हो गया। तो अनुकरण अपने रचना में, लेखन में, और फिर उच्चारण में अनुकरण है। उच्चारण में अनुकरण किस प्रकार से है वो भी देख लेते हैं। एक अक्षर जिसकी अनेक ध्वनियां हो तब शिक्षक के लिए किए गए उच्चारण द्वारा ही बच्चा उच्चारण कर सकता है। प्रारंभिक कक्षाओं लिए उपयोगी है। देखो प्रोनाउंसिएशन में इमिटेशन किस प्रकार हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर है राइस, ठीक है, यहाँ पर हो गया 5, और यहाँ पर हो गया ये लिफ्ट। तो यहाँ देखो आई से यहाँ आई हो रहा है, इसका भी आई हो रहा है, जबकि इसमें ई हो रहा है। ये अध्यापक है इनको सिखाएगा, ये आपका उच्चारण में अनुकरण माना जाता है। भाषा यंत्र विधि अभी देख लेते हैं, बाकी वाली बाद में देखेंगे। भाषा यंत्र विधि क्या है? तो इस रचना शिक्षण की एक ऐसी विधि जिसमें छोटे छोटे बच्चे खेल खेल में रचना करना सीख जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, बच्चे हैं खेल खेल में भाषा यंत्र के तहत है वो सीख जाते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से उपकरण की आवश्यकता रहती है, तो आप देख सकते हैं इसमें आपके 4 उपकरण हैं। एक तो ग्रामोफोन मशीन है, एक आपका टेप रिकॉर्डर है, और एक चित्र है, और सहायक पुस्तक है। ये 4 आपका उपकरण है। इनका आवश्यक है क्योंकि भाषा यंत्र ही है। यंत्र का अर्थ क्या होता है? साधन। ही तो बच्चे चित्र को देखकर प्रश्न पूछ कर रचना करते हैं और बाद में संबंधित पुस्तक से तुलना कर अपनी त्रुटियां निकालते हैं। इस विधि में बच्चे आंख, कान, हाथ का सक्रिय प्रयोग करते हैं। कृषिली विधि है, ये ध्यान रखोगे। ये वाला इम्पोर्टेंट है, कौन सी विधि है, रचना शिक्षण की कौन सी विधि है जिसके अंदर बालक का आंख, कान, हाथ सक्रिय रहता है। तो अब आप समझोगे भाषा यंत्र विधि को। बाकी की जो विधियां हैं उनको मैं बाद में लेके आऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, ताकि मैं मोटिवेट होके आपके लिए प्रतिदिन 4-5 वीडियो लेके आकर बहुत ही जल्दी ही ये शिक्षण विधि है कंप्लीट करवा दूं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।